नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता बीडी बाजौरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज वाणिज्य विषय कक्षा 10 में आपको बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय क्या क्या कार्य हुआ, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पक्ष में कौन रहा, उसके विपक्ष में कौन रहा, इस बारे में आपको एक टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब किसी देश की सरकार निजी संस्थानों को अपने कब्जे में लेकर के कोई कार्य करती है और उस पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार किसी व्यापार उद्योग के स्वामित्व को स्वयं ग्रहण कर लेती है, स्वयं उस पर कब्जा कर लेती है, तो इस कार्य को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इसके बाद व्यापार का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। इस नीति के तहत सरकार के कुछ निजी बैंकों का संचालन अपने हाथ में लेते हुए राष्ट्रीयकरण कर दिया, अर्थात इन बैंकों का संचालन सरकार की नीतियों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाने लगा। अर्थात राष्ट्रीयकरण जब हो जाता है, उस राष्ट्रीयकरण होने में जो भी सरकार की नीतियां हैं, उन सरकार की नीतियों का पालन उस पर किया जाएगा। वैसे तो भारत में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें 9 बड़ी बैंकों को मिला करके एक स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन अधिकृत रूप से भारत में सरकार ने सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और यह स्वतंत्र भारत का बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1980 तक हमारे पास दो बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बड़े बैंक थे और 14 बड़े बैंकों को मिलाकर के इनको जो है राष्ट्रीयकरण करके सरकारी संपत्ति इनकी घोषित कर दी गई। इसके बाद एक बार पुनः इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उनकी संपत्तियों को देश की संपत्ति घोषित कर दी गई। इस अध्याय में हम जानेंगे भारत में प्रथम 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या हैं, व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क क्या हैं, व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क क्या हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलताएं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की असफलताएं और लीड बैंक की योजना। भारत में प्रथम 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसा कि आपको बताया गया है, 19 जुलाई 1969 को सरकार ने बैंकिंग नियम का मतलब यहाँ पर यह है कि जब स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो बैंकिंग नियम बनाया गया था, वो बनाया गया था 1949 में। 1949 में जिसे हम कहते हैं कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इस 1949 में जनता के धन की सुरक्षा के लिए, उद्देश्य क्या था कि जनता के धन की, क्योंकि सरकार को ऐसा लगने लगा कि सरकार कहीं ऐसा ना हो कि देश के ये बड़े बैंक सरकार जनता का पैसा लेकर के गुप्त ना हो जाएं, भाग ना जाएं। इसलिए सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य देश में बड़ी मात्रा में पूंजी को जुटाना था। हम ये जानते हैं बच्चों कि देश में 1947 में आज़ाद होने के पश्चात देश में विकास के लिए पूंजी की कमी थी। उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात
वहाँ से कुछ संपत्ति और जनता द्वारा जो जमा किया गया धन था उसको सरकार ने प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उसको पूंजी के रूप में देश के विकास के लिए लगाना प्रारंभ कर दिया, जिस पर तत्कालीन अध्यादेश संसद में पारित हुआ, कानूनी रूप से पारित हो गया और जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दी। अध्यादेश से कानून बनाने की जो प्रक्रिया बच्चों जो होती है वह पहले अध्यादेश, उसके बाद संसद में पास होना, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको अपनी स्वीकृति देना। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उन बैंकों में बच्चों सबसे पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये भारत का सबसे पुराना बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक आदि। ये इस प्रकार से 14 बड़े बैंक थे जिनकी संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर के देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे पूंजी को इकट्ठा किया जा सके। दोबारा से एक बार फिर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ही 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश पुनः जारी किया और 6 अन्य निजी व्यापारिक बैंकों को अपने अधिकार में लेकर के उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसलिए यह राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया क्योंकि 14 मार्च 1980 को इनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। बैंकिंग विनिमय अधिनियम ये कहता है कि यहाँ पर किसी भी बैंक की राशि अगर 200 करोड़ से अधिक अगर हो जाती है तो वह एक कंपनी के रूप में, राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में कार्य करेगी। इन 6 बैंकों का नाम इस प्रकार है: आंध्र बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये 6 बैंक हमारे पास थे। इन 6 बैंकों की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी से अधिक होने पर भारत सरकार ने इन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। बच्चों, हम ये जानते हैं कि लगभग 500 से 600 वर्ष की एक गुलामी के पश्चात हमारे पास 1525 से लेकर के जिस समय बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और तब से लेकर के 1947 तक हम जो है आक्रांताओं के बीच रहे और हमारे पास अपना कोई विकास नहीं हो सका, हमारे पास अपनी कोई पूंजी नहीं हो सकी। हम इतने संसाधित थे लेकिन उसके बावजूद भी हमने उन संसाधनों को पूंजी के रूप में जुटाना हमारे लिए मुनासिब नहीं हो सका क्योंकि हम दूसरों के अधीन कार्य कर रहे थे। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के पश्चात देश को औद्योगिक विकास की आवश्यकता पड़ी, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी, देश को रियल इस्टेट की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकिंग सुविधा का संतुलन का विकास का हवाला दिया गया कि बैंक जो हमारे पास हैं, जो पुराने हमारे पास बैंक हैं, उनमें आसानी से बैंक का जो नियम 1949 का बनाया था उनमें संतुलित विकास हो सके। जनता के धन की सुरक्षा, क्योंकि हमने आपको बताया कि 200 करोड़ से अधिक धन हमारे पास है, वो 200 करोड़ का धन कहीं बैंक लेके ना भाग जाए, इसलिए उनको राष्ट्रीयकरण करके देश की सुरक्षा के लिए, देश का पैसा देश में ही रह सके, इसलिए जनता के धन की सुरक्षा के कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जनता के धन को देश में पूंजी के रूप में प्रयोग करना, हमारे पास मैंने आपको बताया कि देश में पूंजी की कमी थी और देश का जो पैसा था वो निजी हाथों में था और निजी हाथों में होने के कारण वह देश का पैसा देश में नहीं लग पा रहा था, इसलिए राष्ट्रीयकरण करके देश में उस पैसे को पूंजी के रूप में हमने प्रयोग कर लिया। अगला हमारे पास पॉइंट है राष्ट्रीय बचत में वृद्धि। हमारे पास जिस समय राष्ट्रीय हमारे पास जो बैंकें थी, उन बैंकों में हुआ क्या कि जो सामान्य व्यक्ति था उनका विश्वास नहीं था उन बैंकों पर, इसलिए केवल बड़े बैंक ही, बड़े व्यापारी ही उन बैंकों को चला रहे थे। इसलिए यहाँ पर
जो छोटा व्यक्ति था वह बचत करने में संभव नहीं था। बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उपेक्षित क्षेत्रों का विकास, हमारे पास विकास के जो क्षेत्र थे वो बैंक उसमें अपना योगदान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उन क्षेत्रों को विकास करने के लिए, बैंकों का पैसा लगाने के लिए हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने उस समय कर दिया। विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, धन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साख का राष्ट्रीय हित में प्रयोग हो सके, जो बैंकों की साख है उसका राष्ट्रीय हित में प्रयोग हो सके, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साख मुद्रा पर उचित नियंत्रण, जो हमारे पास जो साख मुद्रा होती है उस पर बैंकों का उचित नियंत्रण हो सके, रिजर्व बैंक का उचित नियंत्रण हो सके, सरकार का उचित नियंत्रण हो सके, इसलिए व्यापारिक बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं हमारे। पहला, बैंकों में जनप्रतिनिधि का योगदान। बैंकों को एक कंपनी का रूप दिया गया बच्चों, बैंकों को एक कंपनी का रूप दिया गया, और कंपनी का रूप देने के बाद वहाँ पर हमने बैंक के डायरेक्टर्स चुन लिए गए और वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में बैंक को चलाया गया, जिससे जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के पास रहे, इसलिए वहाँ पर जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक समझा गया। आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण पर नियंत्रण धीरे धीरे हो क्या रहा था बच्चों। 1947 के बाद जो निजी बैंक हमारे पास थी, उनके पास हमारा धन अधिक इकट्ठा हो गया, और अधिक इकट्ठा होने के बाद वह धन सरकार के कब्जे में नहीं आया, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने उस सारी प्रॉपर्टी, धन और बचत को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार यह चाहती थी कि एक औद्योगिक एकाधिकार पर नियंत्रण हो सके, उस पर प्रतिबंध हो सके, इसलिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, लेकिन उनको जुटाने के लिए, उनको सही विकास करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई योजना नहीं थी, इसलिए सरकार ने उन संसाधनों के विकास के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। व्यापार, उद्योग तथा कृषि को अधिक क्रेडिट देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। निर्धन वर्ग को अधिक लाभ, अधिक साख देने के लिए, क्योंकि निर्धन वर्ग के पास पैसा नहीं था, सरकार ने उनको उधार दे करके, साख सुविधाएं दे करके उनका विकास करने की योजना बनाई, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नए उपक्रमों को विकास के लिए देश को बहुत आवश्यकता किस बात की थी? देश को आवश्यकता थी उस समय उद्योगों की, देश को आवश्यकता थी सड़कों के निर्माण के लिए, देश को आवश्यकता थी नए नए रोजगार देने के लिए। उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बड़ी योजना की आवश्यकता होती है, और बड़ी योजना की आवश्यकता के लिए धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार को जब ये लगने लगा कि यह पूंजी केवल निजी हाथों में रह जाएगी, देश का विकास संभव नहीं होगा, और इसलिए सरकार ने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे उद्योगों को लगाया जा सके। बैंक साख के अनुत्पादक उपयोग पर रोक, क्योंकि बैंक जो है अपने तरीके से, जो धन बैंक के पास आता है उसके दो प्रकार से उपयोग हो सकते हैं। पहला होता है बच्चों उत्पादक, दूसरा होता है अनुत्पादक। लेकिन सरकार ने जब ये जज किया, जब सरकार ने ये देखा कि सरकार उत्पादक कार्यों पर कम, ये बैंकें जो हैं उत्पादक कार्यों पर कम लेकिन अनुत्पादक कार्यों पर अधिक बल दे रही हैं, उसका पैसा रिटर्निंग में कम आ रहा है, इसलिए सरकार ने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। व्यावसायिक प्रबंध का विकास, जो व्यावसायिक हमारे पास प्रबंध होता है उसके विकास करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और उस विकास को पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क। बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य में कुछ लोग पक्ष में, कुछ विपक्ष में। पक्ष में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ तर्क दिए हैं,
लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। वो विपक्ष में तर्क कौन कौन से हुए हैं? निजी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव। जो लोग निजी क्षेत्रों में काम कर रहे थे उन्होंने उस समय काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनका ये मानना था कि सरकार किसी भी समय कोई नियम ला करके निजी क्षेत्रों को राष्ट्रीयकरण कर सकती है, इसलिए निजी क्षेत्रों का विकास पूरा नहीं हो पाया। धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि होने लगी और इस राजनीतिक हस्तक्षेप से वृद्धि से हमारे पास जो निजी क्षेत्र के जो कार्य थे वह अधूरे रह गए। अनावश्यक कदम, कुछ लोगों का ये मानना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना सरकार का एक अनावश्यक कदम है, सरकार की बेवजह की एक हठधर्मिता है जिसका कोई भी लाभ इस देश को होने वाला नहीं है। प्रतियोगिता का अभाव है। जब देश में सारा कुछ सरकारी होगा तो जो हमारी प्रतियोगिता होगी वो प्रतियोगिता नहीं हो पाएगी, और जब प्रतियोगिता नहीं होगी तो देश का विकास भी अधूरा रह जाएगा। कार्यकुशलता में कमी, कार्यकुशलता जो हमारे पास होती है सरकारी और गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं उनकी कमी हमारे पास पड़ने लगी। कुशल प्रबंधकों का अभाव निजीकरण के कारण और राष्ट्रीयकरण के बीच के अंतर के कारण जो हमारे कुशल प्रबंधक थे उनका अभाव रहने लगा। मुआवजा का भुगतान, राष्ट्रीयकरण होते ही जो देश का हमारे पास निजी बैंक थे उनका मुआवजा भुगतान करने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, अर्थात उनका पैसा केवल एक डायरेक्टर के रूप में उनको रखा गया, उनको कोई पैसा उनको नहीं दिया गया, केवल जनता का पैसा जनता को वापस किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलताएं, बैंकिंग सुविधा का तीव्रता से विस्तार। जब निजी बैंक थे तो निजी बैंक होने के साथ साथ उनका विकास नहीं हो पाया, वो एक कमरे तक या दो कमरे तक सीमित रहे, उनका एक ज़िले तक सीमित रहे, बाकी पूरे देश में उनका विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत तेज़ी से हुआ। उदाहरण के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा केवल गुजरात तक सीमित था, लेकिन जब इनका राष्ट्रीयकरण हो गया तो पूरे देश में इसकी शाखाएँ होने लगी। जमा राशि में वृद्धि, धीरे धीरे जनता का विश्वास सरकार के प्रति जागृत हो गया और सरकार ने अपनी बचत जो है वो जमा राशि के रूप में बैंक में जमा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे देश के पास एक अच्छी बचत, एक अच्छा धन, एक अच्छी पूंजी के रूप में सरकार के पास पैसा आ गया और सरकार ने उस पैसे को अन्यत्र जहाँ पर भी सरकार को आवश्यकता लगी वहाँ लगाने की चेष्टा की। प्राथमिक क्षेत्रों का को ऋण, प्राथमिक क्षेत्रों में सरकार के पास दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो प्राथमिक होता है और एक दूसरा हमारे पास द्वितीयक होता है। प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि देश हमारे पास उस समय नया नया आज़ाद हुआ था तो उस पैसे को प्राथमिक क्षेत्र में लगाकर विद्यालय खोले गए, विद्यालय के साथ साथ देश में उत्पादक कार्यों में पैसा लगाया गया और निजी क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए उनको भी ऋण दिया गया जहाँ जो लोग निजी क्षेत्रों में कार्य करते थे। सामान्य व्यक्ति को सहायता, सामान्य व्यक्ति को सहायता, यदि किसी व्यक्ति को मकान बनाने की आवश्यकता है, किसी को किसी प्रकार की शादी की आवश्यकता है या किसी प्रकार की पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो बैंकों ने उनकी भी सहायता करके उस कार्य को पूरा किया। निर्यात को प्रोत्साहन, सरकार के नीतियों में निर्यात प्रोत्साहन भी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। नई योजनाएं और जनता में बैंकों के प्रति विश्वास, जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो जनता ये मानने लगी कि अब ये पैसा सरकार के पास है, सरकार लेकर नहीं भागेगी, रिजर्व बैंक नहीं भागेगी, इसलिए जनता बहुत धीरे से नहीं बहुत तेज़ी से उन बैंकों में अपना रुपया जमा करने लगी। और हम ये देखते भी हैं आज जो बैंकों की जो दशाएं हैं वह राष्ट्रीयकरण के कारण ही उन बैंकों की दशा है, क्योंकि हम ये जानते हैं थोड़े दिन पहले ही एक ऐसी बैंक आपके सामने आई कि जिसमें जो लगभग दिवालिया होने की कंडीशन में थी, लेकिन सरकार ने उस पैसे को अपने अंडर में लेकर के एक इस प्रकार की पॉलिसी तैयार कर दी, न केवल जनता का पैसा वापस किया और बैंक को भी दिवालिया होने से बचा लिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलताएं, कुशलता में कमी आई। कुशलता का मतलब यह है कि बैंकों में
जो हमारे पास कर्मचारी थे वे अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। इसके कारण उन्होंने कार्य करना कम कर दिया या बंद कर दिया। दूसरा हमारे पास है राजनीतिक हस्तक्षेप। धीरे धीरे उन बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होने लगा और केवल ऋण संबंधी जो कार्य था उन्हीं लोगों को दिया जाने लगा जिन लोगों को उसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, लेकिन राजनीतिक लोगों ने उनको शरण देना प्रारंभ कर दिया और उन्हीं लोगों को ऋण दिया गया। लाभ दर में कमी हो गई। जो निजी बैंक थे उन निजी बैंकों की जो लाभ दर थी वह अधिक थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण में ये लाभ दर कम हो गई, जिससे बैंक द्वारा जो ब्याज जनता को दिया जाता था वह कम हो गया। भ्रष्टाचार में वृद्धि, मैं ऊपर भी कह चुका हूँ कि राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया। जब राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया तो ऑटोमेटिकल क्या हुआ, भ्रष्टाचार में इसकी वृद्धि हो गई। केवल पैसा उनको दिया जाने लगा जिसको उसको जो राजनीतिक लोग उसको कहते थे। अस्वस्थ प्रतियोगिता, गलाकाट प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। गलाकाट प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता थी नहीं, इसलिए बैंक अपने अनुसार उस कार्य को करने लगे। लीड बैंक, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 1969 में देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक मुख्य उद्देश्य विभिन्न शहरों में बैंकिंग सुविधाओं का संतुलन बनाना था। मतलब बैंक 1969 से ही इस बात के लिए तैयार हो गए कि पूरे देश के अंदर हम जो है बैंकों का विकास करेंगे। न केवल पूरे देश के अंदर बल्कि देश के साथ साथ प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कस्बे में उसका हम विकास करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह इस योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को 17 बैंकों में बांट दिया गया। हमारे पास कुल कितनी बैंकें थी? हमारे पास बैंकें थी बच्चों 14 और 6 20, लेकिन उनमें से 20 बैंकों की जगह हमने 17 बैंकों को लिया और 17 बैंकों को पूरे देश में इस प्रकार से डिवीज़न किया जिससे हर बैंक एक दूसरे को लीड कर सके। जहाँ पर जो बैंक नहीं थी वहाँ पर उस बैंक को वो अधिकार दे दिए गए जो हमारी रिजर्व बैंक करती है। जैसे सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक को लीड करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह इस योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को 17 बैंकों में बांटा गया। प्रत्येक बैंक को जो दिए गए उन जिलों के लिए उसको लीड बैंक कहा गया। कुछ बैंकों का मुख्य कार्य अपने जिलों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना था। जो बैंकिंग सुविधा हमारे पास है, जितना भी हमारे पास बैंकिंग सुविधा है, बैंक का उस समय जो कार्य दिया गया, खेती का विकास, उद्योगों का विकास, वो सारे कार्य उसको करने लगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने अपने अध्याय में भी आपको बताया कि भारत लगभग 500 से 600 वर्ष की मुग़ल आक्रांताओं की गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी में अपना अस्तित्व लगभग खो चुका था। भारत का व्यापार और पैसा केवल कुछ ही लोगों के हाथों में रह गया। सरकार ने यहाँ पर यह चाहा कि ये कुछ लोगों के हाथ में तो कुछ ही लोगों का विकास होगा, इसलिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सरकार ने ये चाहा कि देश की आम जनता भी विकास के साथ आगे चले। आर्थिक तेज विकास, जन सहभागिता के लिए बैंकिंग अधिनियम 1949 लागू किया गया। पहले भी बता चुका हूं कि जिस समय भारत आज़ाद हो चुका था, आज़ादी के पश्चात बैंकों के विकास के लिए सबसे पहले 1949 में बैंकिंग अधिनियम लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर ये कि बैंकिंग अधिनियम कब लागू किया गया भारत में? 1949 में। उसी के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर जनता में बैंकों के प्रति विश्वास जगाने की सफल योजना तत्कालीन सरकारों ने की। सरकार ये चाहती थी कि जनता का विश्वास बैंकों पर हो जाए और बैंकों का पैसा सरकार के पास चला जाए, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और
इस बात को लेकर के सरकार ने जनता में अपना विश्वास जगाया और सरकार इस बात को लेकर के पूर्णतः सफल भी रही। हालांकि सरकारी बैंकों के समानांतर क्रम में निजी बैंकों की भी स्थापना बाद में कर दी गई। उसी समय 1980 के पश्चात ही सरकारी बैंकों के समानांतर क्रम में निजी बैंकों की भी स्थापना कर दी गई। जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पैरेलल क्रम में ICICI बैंक, IDBI बैंक इत्यादि बैंकों की स्थापना करके एक निजी बैंकों का भी कार्यक्रम साथ में लगातार जारी रखा गया। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है बच्चों, जो पेपर में प्राय आ जाते हैं। भारत में बैंकिंग अधिनियम कब लागू किया गया? अभी पिछले टॉपिक में बताया हमने पढ़ाते हुए, भारत में बैंकिंग अधिनियम 1949 में लागू किया गया। भारत में प्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। भारत में प्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके नेतृत्व में किया गया? उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? दूसरी बार बच्चों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में 15 अप्रैल को। भारत की साधारण जनता को राष्ट्रीयकरण का क्या लाभ हुआ? भारत की साधारण जनता को राष्ट्रीयकरण का यह लाभ हुआ, साधारण जनता भी बैंकों से ऋण लेने लगी, साधारण जनता भी उद्योग लगाने लगी, साधारण जनता भी उद्योगों में शामिल होने लगी और लाभ का देश के विकास का हिस्सा बन गई। देश को राष्ट्रीयकरण का क्या लाभ हुआ? देश के राष्ट्रीयकरण का ये लाभ हुआ कि देश को एक अच्छी धन की प्राप्ति हो गई, देश को अच्छी पूंजी की प्राप्ति हो गई, देश के पास एक अच्छा उद्योगीकरण प्राप्त हो गया, देश के पास अच्छा रियल एस्टेट प्राप्त हो गया और धीरे धीरे देश जो है एक अच्छे विकास की तरह अग्रसर होने लगा। ये राष्ट्रीयकरण का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये यहाँ समाप्त होता है। एक बार मैं आपको राष्ट्रीयकरण के विषय में पुनः संक्षिप्त में बताता हूँ कि राष्ट्रीयकरण क्या है। राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त संपत्तियाँ राष्ट्र के पास सुरक्षित होती हैं। जनता का धन राष्ट्र के पास, राष्ट्र की सरकारों के पास सुरक्षित होता है और सरकार ने इन्हीं नीतियों को साथ में लेकर के निजी बैंकों को समाप्त करके उनका निजीकरण कर दिया। और निजीकरण करने के पश्चात सरकार ने एक नीति बना ली कि जिन बैंकों के पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, 200 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, वह बैंक निश्चित तौर पर राष्ट्रीयकरण के रूप में अपना आप आ जाएंगी। और 1969 के पश्चात 1980 में इसी उद्देश्य को लेकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। धीरे धीरे बहुत सारी बैंकें भी धीरे धीरे उसके बाद भी राष्ट्रीयकृत हो गई, लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात सरकार की मंशा दोबारा से एक बार फिर ये रही कि निजीकरण समाप्त ना हो जाए, इसलिए सरकार ने उसके समानांतर क्रम में भी बैंकों को जारी रखा। ये टॉपिक हमारा यहाँ बच्चों समाप्त होता है। हम फिर किसी अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।